जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रतन जीएस क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो बिहार दरोगा और ऑल स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दोस्तों, हम लोग 1 से लेकर 4 तक के सेट संख्या को देख चुके हैं। आज हम लोग 5वां नंबर सेट को देखने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 1 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है मुलिंगला माना लाय एवं नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में बृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें है, टोंस किस नदी की सहायक नदी है? टोंस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो 2 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना इसका सही आंसर होगा। देखिए कह रहा है टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सेंगर, रिहंद यमुना की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। बिहार जलप्रपात यह टोंस नदी पर स्थित है तथा इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 3 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी इसका सही आंसर होगा। देखिए कह रहा है दुग्धधारा, कपिलधारा एवं धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो 4 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नेटाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है मैग्नेटाइट यह सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। इसमें धातु अंश 70% पाई जाती है। हेमेटाइट यह लाल कथई रंग का होता है। इसमें लोहांश 60 से 70% पाई जाती है। और आगे है लिम्नोनाइट, इसका रंग पीला या भूरा होता है। इसमें लोहांश की मात्रा 40 से 60% तक पाया जाता है। और सीडेराइट में इसका रंग है जो राख जैसा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो 5 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। आइए देखते हैं इसके बारे में। बता रहा है भारत में राजस्थान ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यह भेड़ पालन और ऊंट पालन बाकी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक होता है। राजस्थान में हर साल 15 मिलियन टन ऊन का उत्पादन होता है। यहाँ कई प्रकार के नस्लों की भेड़ें पाली जाती हैं जिनसे अलग अलग किस्म का ऊन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राभु अभिलेख। देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है ब्राभु अभिलेख राजस्थान के जयपुर जिले के विराट नगर में स्थित है। यह अभिलेख ब्राह्मणों को संबोधित करता है। इसमें अशोक ने स्वयं का मगधाधिराज कहा है। यह अभिलेख पाली भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। देखिए कह रहा है दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है या भगवान विष्णु का समर्पित है। क्वेश्चन नंबर आइए 8 इसमें है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो 8 का हमारा सही आंसर होगा इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। देखिए बता रहे हैं इल्तुतमिश द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे। इसने चांदी का टंका तथा तांबा के जीतल नामक सिक्कों का भी आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर आइए 9 है, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो 9 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड वेगनर इसका सही आंसर होगा। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया था। महासागर तथा महाद्वीप पृथ्वी के 2 महत्वपूर्ण भाग हैं। पृथ्वी पर लगभग 70.8% भाग में महासागर तथा 29.2% भाग पर महाद्वीप का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। देखिए कह रहा है इसमें नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह परियोजना सिंचाई एवं विद्युत जल उत्पादन से संबंधित है। अलमाटी परियोजना, श्री सैलम परियोजना भी कृष्णा नदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क में भालू, हिम तेंदुए आदि पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क को वर्ष 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2007 में। देखिए कह रहा है इसमें कि एम पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया था। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित कुछ प्रमुख आयोग निम्नलिखित हैं, जिसमें प्रशासनिक सुधार आयोग जिसकी स्थापना 1969 में, और राजमन्नार आयोग जिसकी स्थापना 1969 में ही, और सरकारिया आयोग जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 155 के तहत। देखिए कह रहा है इसमें संविधान के आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। राज्यपाल किसी भी राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए कह रहा है इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष संविधान के आर्टिकल 118 के 4 के अंतर्गत करता है। भारतीय संसद के इतिहास में अभी तक कुल 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह के अंदर। देखिए कह रहा है इसमें राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। संसद को पुनः सत्रारंभ पर यह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए कह रहा है संघीय व्यवस्था केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों तथा संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण आदि भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसी अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 में है, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें देखिए बता रहे हैं संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा द्वारा गठित प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष निम्न हैं, इसमें से देखिए नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 है,
किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 91वां संविधान संशोधन। इसमें देखिए कह रहा है भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को। देखिए पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। प्रति वर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 21 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सरोद। सरोद इसका सही आंसर होगा। देखिए अमजद अली खां का संबंध सरोद वादन से है। कुछ प्रमुख सरोद वादक निम्न हैं, जिसमें से अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, बुधसेन दास गुप्ता आदि हैं। क्वेश्चन 22 है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो 22 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। इसमें आइए देखते हैं, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को, पूर्व का मोती श्रीलंका को और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 23 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसमें देखिए कह रहा है भारत के 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जबकि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसी नियोगी के समिति पर था ये। देखिए आगे है, भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। वर्तमान में इस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जो वर्ष 2015 से कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर आइए 25 है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो 25 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि सेवा कर, सीमा कर और बिक्री कर। आइए देखते हैं इसके बारे में और जानकारी। सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आय कर, निगम कर, संपत्ति कर इत्यादि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। इसमें से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 है, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1987। 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता किया गया था। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी। ओजोन परत को क्षीण करने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो 27 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। देखिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा में सिमलीपाल स्थित है। इसमें देखिए सिमलीपाल जैव मंडलीय क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है। कुछ प्रमुख जैव मंडलीय क्षेत्र निम्न हैं, जिसमें से नीलगिरी जो तमिलनाडु में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, मानस असम में और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? सुदूर संवेदन एजेंसी। तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। आइए इसके बारे में, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत धारिता इसका सही आंसर होगा।
विद्युत धारिता एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक फैराड होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो 31 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। ये देखिए कह रहा है यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 32 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। अनंत इसका सही आंसर होगा। देखिए यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रख दिए जाएं तो इनके बीच 0 अंश का कोण बनेगा तथा दर्पणों के बीच रखे वस्तुओं के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। क्वेश्चन नंबर आइए 33 है, वर्णांधता नामक रोग यानी कि कलर ब्लाइंडनेस को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो 33 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें देखिए कह रहा है वर्णांधता नामक दोष एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। इस प्रकार के रोगों को किसी भी लेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो 34 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विखंडन के द्वारा। देखिए अमीबा में विखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। विखंडन प्रक्रिया में जीव का शरीर दो भागों में विखंडित होकर दो नए जीवों का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 35 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घट जाएगा। आइए इसमें देखते हैं, यदि जल में नमक मिलाया जाए तो क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि गलनांक घट जाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? तो 36 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्रुवण। ध्रुवण इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगे जैसे प्रकाश का गुण है। अनुप्रस्थ तरंगे वैसे तरंगे होती हैं जिनके संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो 37 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा स्थिर अनुपात के नियम दिए गए थे। आइए देखते हैं, स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस अखबार यानी कि पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायनियर। पायनियर इसका सही आंसर होगा। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के शासनकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट को पायनियर पत्रिका ने समर्थन किया था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 39 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो 39 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। देखिए इसके बारे में जानकारी है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुई थी। इस समय भारत के गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि द्वारा 1782 में समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो 40 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। देखिए कह रहा है जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर था। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार निम्न हैं, जिनमें से उस्ताद मंसूर, आगा रजा, अबुल हसन और मोहम्मद नासिर भी थे। क्वेश्चन नंबर आइए 41 है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो 41 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, माधवाचार्य। इसमें देखिए कह रहा है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य थे। ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। कुछ प्रमुख सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक निम्न हैं, जिसमें से द्वैतवाद के निम्बकाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य और अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो 42 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। आइए देखते हैं इसके बारे में। दीवान ए कोही मुख्यतः एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की
को स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु नाम से भी संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 43 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1194 में। देखिए इसके बारे में, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी तथा जयचंद्र के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। कुछ प्रमुख युद्ध जिसमें से तराइन का युद्ध प्रथम 1191 में पृथ्वीराज विजयी हुए थे और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी विजयी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो 44 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संग्राम राज। इसमें देखिए कह रहा है, उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज थे। संग्राम राज के बाद अनंत इस वंश का राजा बना था। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो 45 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तारानाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार को अमित्रघात के उपनाम से भी जाना जाता है। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्रोसिस। इसका सही आंसर होगा। देखिए कह रहा है इसमें, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों की जोड़ी को दर्शाता है? तो 47 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा XY। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है, मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम तथा एक जोड़ी 23वां जो है लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों में 23वां गुणसूत्र XY, जबकि महिलाओं में 23वां गुणसूत्र XX होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? तो 48 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में। देखिए इसके बारे में बता रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? तो 49 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। देखिए इसके बारे में बता रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि। वर्तमान में देश में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान लगभग 24% है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो 50 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शार्क। इसका सही आंसर होगा। देखिए कह रहा है, गाय, चमगादड़, चूहा आदि स्तनपायी के उदाहरण हैं, जबकि शार्क मत्स्य वर्ग का प्राणी है। इस तरह आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।